नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज चुके हैं और अब वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज, घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जहां सरकार और सिस्टम से हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं ताकि आम आदमी की समस्याओं का निराकरण हो सके। हमारा प्रयास यही है कि किसी भी कमजोर की फरियाद अनसुनी ना रह जाए। इसीलिए हम हर उस खबर की पड़ताल करते हैं जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी है। आज घंटी बजाओ में बात उस मसले की होगी जो यूं तो कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति ने उसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है। जिस लाउड स्पीकर का जिक्र आप शादी विवाह, किसी सांस्कृतिक समारोह या अन्य किसी आयोजन में सुनते थे, अब मंदिर मस्जिद की वजह से चर्चा में है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से भी लाउड इन दिनों पॉलिटिक्स है और उसके केंद्र में है राज ठाकरे। वो राज ठाकरे जो ऐसा लग रहा था मानो महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर आ गए हों, लेकिन लाउड स्पीकर ने उन्हें फिर से वहां की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। सवाल ये, आखिर ऐसी राजनीति से क्या जनता या समाज का कोई भी भला होगा? आप घंटी बजाओ की यह पड़ताल देखिए और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। माहौल खराब करने की कोशिश कर पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। जो हमारी मराठी में बात करते हैं कि अंबिकल को बेम्बाड़ बोलते हैं, तो बेम्बाड़ दुखी है। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन नहीं मानता। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? बाळासाहेब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। जो है ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। राजनीति के मैदान में जब राज ठाकरे की आवाज सुनने वाले कम होने लगे, तो उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का शोर है और राज ठाकरे लाउड स्पीकर से भी ज्यादा लाउड हैं। जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। तो ठेठ हिंदी में निवेदन
और आंदोलन का फर्क समझाने वाले राज ठाकरे को लगने लगा है कि शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलने के बाद वो महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बन सकते हैं। और इसीलिए कभी गैर मराठियों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलने वाले राज ठाकरे अब हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी नई छवि गढ़ने में लगे हैं। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे के कथित अल्टीमेटम का आज पहला दिन था। चूंकि ये लड़ाई जितनी अजान और हनुमान चालीसा की है, उससे ज्यादा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की है, यानी बाल ठाकरे की विरासत की। पुत्र होने के नाते उद्धव ठाकरे इस जंग में राज ठाकरे को पीछे छोड़ चुके हैं और सियासत के मैदान में भी अब वो राज ठाकरे से कहीं आगे निकल चुके हैं। ऐसे में राज ठाकरे ने अजान वर्सेस हनुमान के अपने इस नए दाव में बाल ठाकरे का इस्तेमाल किया और उनका एक पुराना वीडियो ट्वीट कर ये साबित करने की कोशिश की कि वो इस मामले में वही कर रहे हैं जो कभी बाल ठाकरे ने कहा था। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील। कुछ दिनों पहले के राज ठाकरे के ये पोस्टर इस बात का सबूत है। इसीलिए शिवसेना राज ठाकरे के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक है। लाउडस्पीकर को लेकर बाल ठाकरे के पुराने बयान वाले वीडियो के जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बाल ठाकरे के हिंदुत्व को समझना राज ठाकरे के बस की बात नहीं। जो लोग बाला साहब जी को छोड़कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए। बाला साहब ने अपने स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, आपने देखा होगा। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। शिवसेना को पता है इस मामले में राज ठाकरे को जितना फुटेज मिलेगा उसे उतना नुकसान हो सकता है। इसीलिए लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे के अल्टीमेटम खत्म होते ही पूरी सरकार और पुलिस एक्टिव हो गई। मंगलवार रात से ही एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी गई। बुधवार सुबह पुलिस ने कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की पार्टी के 20 से 25 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता भी बस मौके की फिराक में थे। सुबह सुबह जैसे ही कांदिवली के चारकोप में एक मस्जिद में अजान शुरू हुई, वैसे ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस शोर के नाम पर ये सारा विवाद शुरू किया गया, यहाँ सुबह के वक्त उससे दुगना शोर होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अजान और हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता चल रही है। सुबह के 5:16 हुआ है। कुछ देर पहले ठाणे के इस परिसर में अजान हुई और उसी के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यहाँ पर हनुमान चालीसा लगाई है। हनुमान चालीसा लगाने वाले पप्पू कदम मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपने हनुमान चालीसा लगाई है, आप भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। सुबह के 5:15 बजे हैं। पहले सामने वाले उल्लंघन कर रहे हैं, आज पूरा देश इनको बोल रहा है थोड़ा कम में करो। कितने लोगों, बच्चे, बूढ़े औरतों को, कितने लोगों को प्रॉब्लम है। ये हमारे राज साहब ने सबके पेट में था, लेकिन आज सबके वोटों पे आया है ये बात, और इससे सबको तकलीफ है, उनके लोगों को भी तकलीफ है, लेकिन ये बात कोई सामने बोल रहा नहीं। इन लोगों को देखिए,
गले में MNS का पटका डाले हुए थे। ये कार्यकर्ता लाउड स्पीकर ना सही तो स्पीकर लेकर ही एक मस्जिद के पास पहुंच गए। नवी मुंबई की नेरुल मस्जिद से कुछ दूर खड़े होकर इन्होंने छिपते छिपाते हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। इससे पहले नवी मुंबई की ही जामा मस्जिद के पास भी कुछ MNS कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए थे, जिन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया गया। सोलापुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई। यहाँ मस्जिद के पास ही मारुति मंदिर है, इसीलिए राज ठाकरे की पार्टी के लोग सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई। इसे लेकर पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर से लाउड स्पीकर का एम्पलीफायर ही जब्त कर लिया। मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर के दौरान कई बार यात्री भजन गाते हैं, लेकिन आज लोकल में भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इस तरह मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जहां अजान नहीं थी, वहां भी MNS कार्यकर्ता सिर्फ ये दिखाने के लिए पहुंच गए थे कि राज ठाकरे के अल्टीमेटम के असर से लाउड स्पीकर बंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर राज ठाकरे ने आज के दिन जिस तरह के हंगामे की उम्मीद की थी, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। ज्यादातर जगहों पर पुलिस पहले से ही तैनात थी और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही थी। विवाद आगे ना बढ़े, इसीलिए हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने तड़ी पार कर दिया। कुछ दिनों पहले सबसे पहले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने वाले महेंद्र भानुशाली को 17 तारीख तक के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। 4 तारखेला गोंगे वाजणार। मुंबई में कुल 1140 मस्जिदें हैं, जिनमें से आज सिर्फ 135 मस्जिदों में ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। अब इसे राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर कहा जाए या फिर उस अल्टीमेटम को फुस करने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों का असर, पर राज ठाकरे ने इस पर भी सरकार से सवाल कर लिया। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। इस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई। लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण। तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस तरह शिवसेना ने राज ठाकरे के लाउड स्पीकर विवाद को एक नया रंग दे दिया, तो साफ है कि राज ठाकरे ने अब महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति को हवा दे दी है। आप जरा सोचिए कि राज ठाकरे ये सब क्यों कर रहे हैं, तो जवाब है खुद को राजनीति में महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए।
वरना एक वक्त तो ऐसा भी आया मानो वो महाराष्ट्र के राजनीतिक नक्शे से लगभग उड़नछू हो गए थे। राज ठाकरे वक्त वक्त पर हर पाले के नजदीक या दूर होते रहे। उनकी राजनीतिक शैली पर घंटी बजाओ की खास रिपोर्ट। मेरे घर में पला पोसा बड़ा हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन इससे बेहतर वो है जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे नमक खाते हैं, वहाँ नमक खराबी नहीं करते। अपने भाई राज ठाकरे के लिए उद्धव ठाकरे ने ये शब्द करीब 11 साल पहले कहे थे। तब राज ठाकरे ने उद्धव के फोटोग्राफी शौक को लेकर तंज किया था, जिसके जवाब में उद्धव ने उन पर परिवार से गद्दारी का आरोप लगा दिया। उस वक्त राज ठाकरे को शिवसेना से अलग हुए 6 साल बीत चुके थे, लेकिन वो अपनी कोई अलग पहचान और जगह नहीं बना पाए थे। राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी को जमाने के लिए शुरुआत में शिवसेना की तरह मराठी मानुस के एजेंडे का सहारा लिया, फिर मुंबई में आने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन जब ये सारे दांव काम नहीं आए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले वो मोदी के मुरीद बन गए। केंद्र को भी ऐसे नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की क्यों जरूरत है? मोदी जी की जरूरत है। और ये मैं उनके कोई अंधश्रद्धा से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं श्रद्धा से बात कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल गुजरात पे अगर ज़्यादा ध्यान दे, गुजरात ठीक से बन जाए, उसके बाद में वो देश की तरफ ध्यान दे। लेकिन मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो राज ठाकरे के सुर बदलने लगे। कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमला किया और इसी दौरान उन्हें राहुल गांधी अच्छे लगने लगे। मग उद्या जर समजा या देशाचा पंतप्रधान राहुल गांधी जर समजा झाला, काहीतरी प्रयोगच करायचे ना देशावर। एक प्रयोग आम्ही नरेंद्र मोदींचा पाहिला, ज्यांनी देश खड्ड्यात घातला। उद्या राहुल गांधी पंतप्रधान होऊ देत, आम्हाला बघू देत। उद्या जर समजा या देशाच्या नशिबामध्ये चांगली गोष्ट असेल तर त्यांच्या हातून या देशामध्ये काही चांगली गोष्ट घडू शकते। और अभी कुछ दिनों पहले लाउड स्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध दिए। यानी बीते 16 सालों में वो कई बार अपने रंग बदल चुके हैं। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। सवाल है कि क्या अब लाउड स्पीकर विवाद के बहाने वो एक बार फिर बीजेपी से नजदीकी चाहते हैं? क्योंकि शिवसेना के अलग होने के बाद बीजेपी भी महाराष्ट्र में नए साथी की तलाश में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।